आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 1 जुलाई 2025। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से चुनी गई कुछ बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे, रूस ने लुहांस्क पर मुकम्मल कब्जा जमाया, यूक्रेन और नाटो के लिए बड़ा झटका। हिजबुल्लाह बोला जंग हमेशा की है, इसराइली कब्जा वक्ती है। गजा में इसराइली हमले हुए तेज, 2 दिन में 126 फलस्तीनी शहीद। व्हाइट हाउस ने किया दावा, ट्रंप गजा में जंग रोकना चाहते हैं लेकिन इसराइल को भारी हथियार भेजने का भी ऐलान। ईरान ने किया ऐलान, अमेरिका दोबारा हमला न करने की दे गारंटी, तभी शुरू होगी बातचीत। ईरानी जनरल ने दी वार्निंग, कहा ज़ायनी निजाम और नेतन्याहू का अंजाम है करीब, अगली गलती आखिरी होगी। G7 ममालिक की अपील, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर फिर शुरू हो बातचीत। डोनाल्ड ट्रंप का हुक्म, सीरिया पर लगी अमेरिकी पाबंदियां हटाने का ऐलान, बड़ी कीमत चुकाएगा सीरिया। इराक के किरकुक एयरपोर्ट पर रॉकेट हमला, 2 अफसर जख्मी। और एलन मस्क ने दी धमकी, डोनाल्ड ट्रंप का बिल हुआ पास तो नई सियासी पार्टी बनाऊंगा। ट्रंप ने भी दिया कारोबार चौपट करने का इशारा। चलिए शुरुआत करते हैं। शो की हेडलाइन से कहीं ज्यादा होंगी खबरें हमेशा की तरह। रूस ने लुहांस्क पर मुकम्मल कब्जा कर लिया है। यूक्रेन का ये पूरा इलाका पुतिन के कंट्रोल में है। अगर ये दावा सही है तो रूस ने बहुत बड़ी फतह हासिल की है। रूसी हुक्काम का दावा है कि रूस ने यूक्रेन के पूरब में मौजूद लुहांस्क इलाके पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। ये वही इलाका है जिसे पुतिन ने पहले ही रूस का हिस्सा बता दिया था। लुहांस्क का जो रकबा है वो करीब 26,000 स्क्वायर किलोमीटर है, यानी अपने आप में एक बड़ा इलाका है। ये पहला इलाका है जो 2014 में क्रीमिया पर हुए कब्जे की तरह अब मुकम्मल तौर पर रूस के कंट्रोल में चला गया है। हम इन दावों को अगर सच माने तो 2022 में पुतिन ने डोनेट्स्क, खेरसोन और ज़पोरजिया के साथ लुहांस्क को भी रूस में मिलाने का ऐलान किया था, लेकिन अमेरिका और यूरोप समेत दुनिया के तमाम ममालिक ने इसे गैर कानूनी करार दिया था और वो अब भी इन इलाकों को यूक्रेन का ही हिस्सा मानते हैं। 3 साल की जंग के बाद रूस ने लुहांस्क हथिया लिया है। ये यूक्रेन के साथ साथ ज़ेलेंस्की की मदद कर रहे पूरे नाटो के लिए भी एक बड़ा झटका माना जा रहा है। अब सवाल ये है कि अगला नंबर किसका है। खबर लेबनान से, हिजबुल्लाह के लिए पैच। अब खबर लेबनान से, हिजबुल्लाह के लिए लेबनान में ज़मीन तंग हो रही है। ऐसे में उसने पब्लिक से सपोर्ट करने की अपील की है। हिजबुल्लाह के डिप्टी चीफ शेख नईम कासिम ने ये कहा है कि इस्राएली कब्ज़ा सिर्फ वक्ती है लेकिन जंग आज़ादी हमेशा के लिए है। नईम कासिम ने कहा कि हम अपने मुल्क के दिफा में हैं, अमेरिका और इस्राएल की जंग की साजिशों का हम मुकाबला करेंगे। हालांकि नवंबर में 2 महीने की जंग के बाद सीज़फायर हुआ था, मगर इस्राएल अब भी रोज़ लेबनान पर हमले कर रहा है। शेख नईम कासिम ने अमेरिका को जालिम ताकत कहा जो दुनिया से इज़्ज़तदार ज़िंदगी छीनना चाहती है, ये उनका कहना है। कासिम ने तमाम लेबनानी आवाम से कहा, हम अपने मसाइल सुलझा सकते हैं, बस दुश्मनों का साथ ना दो। एक तरीके से वो ये कह रहे हैं कि हमारे जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो आपसी हैं, हम उसमें क्यों ये कोशिश कर रहे हैं या इस बात की इजाज़त क्यों दे रहे हैं कि कोई तीसरा मुल्क आकर मुदाखलत करें। हम अपने मसाइल खुद सुलझा लेते हैं और हमें लेबनान में एक मुल्क के तौर पर एक दूसरे का साथ देना चाहिए, एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। अब खबरें गजा से। गजा पर इसराइल के बड़े हमले जारी हैं। 2 दिन में 126 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। मंडे यानी कि पीर के रोज़ गजा में इसराइली हमलों में कम से कम 95 फ़लस्तीनी शहीद हुए। ये डेटा आज सुबह अपडेट हुआ है। इनमें राशन के लिए लाइन में लगे लोग भी शामिल थे। सबसे जानलेवा हमला एक इंटरनेट कैफ़े पर हुआ जहां बच्चों की बर्थडे पार्टी चल रही थी। गजा में अब भी लोग थोड़ा बहुत मना लेते हैं। इसमें करीब इस हमले में 40 लोग शहीद हुए उस कैफ़े में। आज सुबह से अब तक 31 फ़लस्तीनी कत्ल कर दिए गए हैं। मरने वालों में 13 वो लोग थे जो मदद के इंतज़ार में खड़े थे, यानी वही जिनके लिए सो कॉल्ड इंसानी राहत लाई जा रही थी, लेकिन उनकी रूह कब्ज़ कर ली गई। डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी 2 खबरें हैं और दोनों गजा से ताल्लुक़ रखती हैं। सुनकर आपको शायद हंसी आए। गजा में जंग खत्म करवाना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप, ये व्हाइट हाउस ने दावा किया, बड़े गमज़दा हैं। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने ये कहा है कि ट्रंप गजा में जंग रोकना चाहते हैं और लोगों की जान बचाना उनकी तरजीह है। यानी ट्रंप के दिल में गजा के लिए बड़ा गम उमड़ रहा है। ईरान का, इंडिया, पाकिस्तान का आप सीज़फायर करवा सकते हैं, गजा का नहीं। कैरोलिन लेविट ने कहा कि इस जंग की तस्वीरें दिल तोड़ने वाली हैं। ट्रंप चाहते हैं कि जंग अब ख़त्म हो। ट्रंप का दिल अब टूट रहा है 56,000 लोग शहीद होने के बाद।
ट्रंप एक तरफ तो जंग रोकने की बात कर रहे हैं, व्हाइट हाउस भी वही बात कर रहा है, और दूसरी तरफ उन्होंने इसराइल को अब से कुछ घंटे पहले $510 मिलियन के हथियार देने का ऐलान किया है। अगर बैगन के पेड़ पर आड़ू आने लगे तो समझ लो उस पेड़ का नाम ट्रंप होगा। मतलब बंदे के मामले में हर प्रेडिक्शन गलत साबित होता है, कहता कुछ होता कुछ, कभी कभी तो दोनों तरफ की कहता। खबर यह है कि अमेरिका ने इसराइल को $510 मिलियन के हथियार बेचने की डील मंजूर कर दी है। ये ऐलान ऐसे वक्त में हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप गजा में सीजफायर और होस्टेजेस की रिहाई का सौदा करवाना चाहते हैं। व्हाइट हाउस ने कहा है कि हम इसराइल की सिक्योरिटी के लिए कमिटेड हैं। यानी एक तरफ जंग रोकने की कोशिश और दूसरी तरफ हथियार भेजने की तैयारी है। ये हथियार किस पर चलेंगे? सवाल ये है कि असल मकसद क्या है डोनाल्ड ट्रंप का, अमेरिका का। दोस्तों, इस्राएली वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू इस आने वाले मंडे को डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने व्हाइट हाउस जा रहा है। इसराइल का स्ट्रेटजिक अफेयर्स मिनिस्टर रॉन डर्मर पहले ही वॉशिंगटन पहुंच चुका है और गजा सीजफायर, ईरान और दूसरे अहम मुद्दों पर बातचीत कर रहा है। ये बात तो तय है, जंग कभी ज़िंदगी भर नहीं चलती। वो कोई एक दिन होगा जिस दिन गजा में सीजफायर हो जाएगा। हो सकता है वो एक दिन अगले हफ्ते हो, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भी कह चुका है एक हफ्ते में मुझे उम्मीद है। नेतन्याहू को भी तलब कर लिया है वॉशिंगटन। तो क्या जंग रुकने वाली है, लेकिन उसकी कीमत क्या होगी? मिस्र में भी बातचीत चल रही है, हमास का डेलीगेशन एक हफ्ते से मौजूद है। क्या हल निकलने वाला है पता कुछ नहीं है। बढ़ते आगे, एक बड़ी खबर है जो बुरी खबर भी है। गजा में हेल्थ सिस्टम तबाही की कगार पर आ गया है। अल शिफा अस्पताल जो गजा का है ना, वहाँ पर डायलिसिस बंद कर दी गई है। आपको पता है ना डायलिसिस किन मरीजों को दी जाती है? अल शिफा मेडिकल कॉम्प्लेक्स ने ईंधन खत्म होने के बाद किडनी डायलिसिस सर्विस बंद कर दी है। जिन्हें गुर्दे का मर्ज है, उनके लिए वो मर्ज कब उनके लिए ज़िंदगी का खात्मा बन जाए कोई नहीं कह सकता। यहाँ आईसीयू कुछ घंटों के लिए ही काम कर रहा है, उसके बाद सब कुछ ठप होने का खतरा है, क्योंकि बिजली तो है नहीं गजा में। फ्यूल से जनरेटर चलते हैं, जनरेटर से मशीनें, फ्यूल ख़त्म हो रहा है। गजा की हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा कि ईंधन की सप्लाई न मिलना अस्पतालों में हर रोज़ मरीजों के लिए यकीनी मौत का सबब बन सकता है। इसराइली पाबंदियों के चलते अस्पतालों तक फ्यूल नहीं पहुँच रहा, जिससे पूरा हेल्थ केयर सिस्टम टूटने की कगार पर है। क्या डोनाल्ड ट्रंप का दिल इस तरफ भी पसीजता है? बात वेस्ट बैंक की कर लेते हैं। वहाँ तो अलग ही फिल्म चल रही है। आईडीएफ के लोग सेटलर्स के हाथों कूटे जा रहे हैं। वेस्ट बैंक में यहूदी शरपसंदों ने बवाल काट रखा है। आईडीएफ के फौजियों को मौत की धमकियां मिली हैं और उन्हें नाजी कहकर बुलाया जा रहा है, यानी हिटलर की औलादें। सेटलर्स बागी हो गए हैं। ये दंगाई फ़लस्तीनियों पर जुल्म के इतने आदी हो गए हैं कि अब ये खुद इसराइली फ़ौज को भी नहीं बख्श रहे। वेस्ट बैंक के बिन्यामिन इलाके में यहूदी शरपसंदों ने या दंगाइयों ने इसराइली फ़ौज पर फिर से हमला किया। आईडीएफ के रिजर्व अफसरों ने बताया कि उन्हें जान से मारने की धमकियां मिली। बताओ, हम जिनकी हिफाजत कर रहे हैं, जिनके लिए दिन रात ज़मीनें कब्जा रहे हैं, वो हमें मारने की धमकी दे रहे हैं और उन्हें नाजी कहकर गालियां भी दे रहे हैं। फौजियों और उनके घर वालों को धमकाया गया है। कई मिलिट्री गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया है। दंगाइयों ने वेस्ट बैंक की एक सिक्योरिटी पोस्ट को आग लगाने की कोशिश भी की है। ये हमले यहूदी कट्टरपंथियों, यहूदी शरपसंदों की तरफ से आईडीएफ के खिलाफ बढ़ते गुस्से को दिखा रहे हैं। सोचिए, आईडीएफ के खिलाफ ये गुस्सा है तो फ़लस्तीनियों के खिलाफ इनके दिलों में और जहनों में क्या होता होगा। अब बात ईरान की। ईरान ने साफ जवाब दिया है कि अगर अमेरिका वापस फिर कभी ईरान पर हमला नहीं करेगा, इसकी गारंटी दे, तभी हम दोबारा बातचीत उससे शुरू करेंगे। ईरान के वजीर ख़ारजा अब्बास अरागची ने कहा कि तेहरान तभी वाशिंगटन से बातचीत शुरू करेगा जब अमेरिका ये भरोसा देगा कि दोबारा हमला नहीं करेगा। सीबीएस न्यूज़ से बातचीत कर रहे थे अरागची। उन्होंने कहा कि बातचीत इतनी जल्दी शुरू नहीं होगी अमेरिका के साथ। हमें यकीन चाहिए, हमें गारंटी चाहिए कि बातचीत के दौरान अमेरिका दोबारा मिलिट्री हमला नहीं करेगा। उन्होंने माना कि अभी कोई जल्द फैसला मुमकिन नहीं है, नाम जल्दबाजी में है, और कहा कि ईरान को अपनी पोजीशन तय करने में और ज़्यादा वक्त लगेगा। लेकिन साफ तो है दोस्तों कि इस बार ईरान गारंटी के बगैर टेबल पर वापस नहीं लौटेगा। बढ़ते आगे, ईरान की तरफ से वार्निंग का दौर जारी है। एक ईरानी जनरल ने ऐलान किया है कि ज़ायनियों की मौत का दौर शुरू हो चुका है और नेतन्याहू का अंजाम भी बेहद करीब है। तेहरान में एक प्रोग्राम के दौरान ईरान के एक सीनियर जनरल याहिया रहीम सफ़वी ने यह कहा कि इसराइल और उसके लीडर नेतन्याहू का खात्मा अब बहुत करीब है।
जनरल सफवी ने अमेरिका और इसराइल को शैतानों की जोड़ी बताते हुए कहा, ईरान पर हालिया हमला उनके लिए नाकामी साबित हुआ और इससे ज़ायनी निज़ाम की मौत का सिलसिला तेज़ हो गया है, यानी वो अपनी पतन की तरफ जा रहा है, अपनी ज़वाल की तरफ जा रहा है। उन्होंने दुश्मनों को वार्निंग दी कि अगर दोबारा कोई गलती की तो उनका हर मिलिट्री बेस और हर फौजी इंटरेस्ट ज़्यादा बड़ी तबाही का निशाना बनेंगे। यानी तेहरान यानी ईरान अब खुलकर ऐलान कर रहा है कि अगली गलती आखिरी साबित होगी। G7 ममालिक ने अपील की है कि ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत दोबारा शुरू की जाए। G7 ममालिक के फॉरेन मिनिस्टर्स ने यह मिलकर कहा है कि ईरान और इसराइल के दरमियान सीज़ फायर का खैर मकदम हम सब करते हैं और अब वक्त आ चुका है कि ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत फिर से शुरू हो ताकि ये मसला हमेशा के लिए निपटाया जाए। बयान में कहा गया कि हम ऐसी डील चाहते हैं जो भरोसे के काबिल हो, जांची जा सके और लंबा असर रखे। G7 की ये अपील शायद आने वाले दिनों में बातचीत को तेज कर सकती है या फिर हालात को और ज़्यादा सख्त भी बना सकती है। अब सीरिया पर डोनाल्ड ट्रंप की मेहरबानी की बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा फैसला किया है। सीरिया पर अमेरिकी पाबंदियां हटाने का हुक्मनामा जारी हुआ है। इस मुतालिक हमने आपको सुबह खबर दिखाई थी, अब ये कंफर्म हो गई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऑफिशियल तौर पर सीरिया पर लगी कई साल पुरानी पाबंदियां हटाने का ऐलान कर दिया है। यूएस ट्रेजरी ने यह बताया कि 518 सीरियन अफराद और इदारों को सैंक्शन की लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले से अब सीरिया में सरकारी कामकाज, डेवलपमेंट और मुल्क की दोबारा तरक्की में अहम किरदार निभाने वाले इदारों को राहत मिलेगी। ये पाबंदियां ज़्यादातर बशार अल असद हुकूमत के दौर से पहले से लागू थीं और सिविल वॉर के बाद और सख्त कर दी गई थीं। सीरिया के वज़ीर ख़ारजा असद हसन अल शैबानी ने इस फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा है कि अब हमारे मुल्क की रीबिल्डिंग और इकनॉमी की बहाली के रास्ते खुल जाएंगे और दुनिया से सीरिया के दोबारा रिश्ते कायम होंगे। डोनाल्ड ट्रंप का ये फैसला अपने आप में एक बड़ा फैसला है, लेकिन अहमद अल शरा को इसके लिए एक बड़ी कीमत चुकानी होगी, ऐसा लगता है। आगे आगे देखिए कि कहीं सीरिया अमेरिका के फैसलों का गुलाम बनकर न रह जाए। सीरिया अब गोलान हाइट्स नहीं मांग रहा, अहम बातों पर फोकस कर रहा है और सीरिया अब इसराइल से नई डील चाहता है। ये सीरिया से मुतालिक नई खबर है। और दूसरी खबर है, लेबनान के न्यूज़ चैनल LBCI के हवाले से खबर है कि सीरिया मौजूदा बातचीत में अब 1967 में कब्जा की गई गोलान हाइट्स की वापसी की मांग नहीं कर रहा। रिपोर्ट के मुताबिक सीरिया की नई हुकूमत, जिसे अहमद अल शरा लीड कर रहे हैं, वो हुकूमत चाहती है कि इसराइल उसे तस्लीम करे, अहमद अल शरा की हुकूमत को, और इसराइल चाह रहा है दुनिया उसे तस्लीम करे, ये चाह रहे हैं। खैर, ये लेबनान की खबर का दावा है, खैर अखबार का, मीडिया हाउस का। और जनवरी के बाद साउथ सीरिया में कब्जा की गई जगहों से पीछे हटे, ये भी अहमद अल शरा की हुकूमत इसराइल से चाहती है। सीरिया ने यह भी मांग की है कि साउथ सीरिया और जॉर्डन सीरिया इसराइल बॉर्डर वाले इलाके में वाज़ेह सिक्योरिटी अरेंजमेंट तय किए जाएं और अमेरिका सीरिया को किसी किस्म की मदद दे। हालांकि मदद कैसी होगी ये अभी साफ नहीं। याद रहे कि इसराइल ने 1967 में गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लिया था, जिसे सिर्फ अमेरिका को छोड़कर पूरी इंटरनेशनल बिरादरी आज तक गैर कानूनी मानती है। इसराइल के कब्ज़े को अगर कोई भी कानूनी मानता है तो उसका नाम है अमेरिका, जो दुनिया भर में कानून की बात करता है। इराक से खबर है, इराक के किरकुक एयरपोर्ट पर रॉकेट से हमला हुआ है। इसमें 2 सिक्योरिटी अफसर जख्मी हुए हैं। मंडे की रात किरकुक एयरपोर्ट के मिलिट्री हिस्से पर 2 रॉकेट गिरे, जिसमें 2 सिक्योरिटी अफसर हल्के जख्मी हो गए। एक और रॉकेट किरकुक शहर के एक घर पर गिरा, जिसमें मालिकाना नुकसान हुआ, लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हमले की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है, लेकिन ये इलाका अक्सर रेजिस्टेंस मूवमेंट्स और मिलिशिया के निशाने पर रहता है। अब बात करते हैं अमेरिका की। एलन मस्क ने धमाकेदार बयान दिया है, कहा है कि अगर ट्रंप का बिल पास हुआ तो नई सियासी पार्टी बना लूँगा। अरबपति हैं एलन मस्क, एक्स, टेस्ला, न जाने किस किस के मालिक। उन्होंने आज मंगल को अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल, इसका नाम याद रखिए, बिग ब्यूटीफुल बिल के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने एक्स, जो कि पहले ट्विटर के नाम से जाता था, उस पर लिखा, अगर ये पागलपन वाला बिल पास हुआ जो कर्ज को $5 ट्रिलियन तक बढ़ा देगा, तो समझ लीजिए हम एक पार्टी के तले जी रहे हैं, पोर्की पिग पार्टी। ये ट्रंप पर तंज था। मस्क ने आगे लिखा कि अब वक्त है एक नई सियासी पार्टी का जो वाकई आवाम की फिक्र करती हो।
आखिर मामला क्या है? ये बिग ब्यूटीफुल बिल एक कंट्रोवर्शियल खर्च वाला बिल है जिसे ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी सपोर्ट दे रही है। मस्क का कहना है, मतलब उनके सपोर्टर्स यही कहते हैं कि ट्रंप जी ने किया होगा तो कुछ सोच कर ही किया होगा। समझ रहे हैं? मस्क का कहना है कि ये बिल आवाम का नहीं बल्कि अमीरों और पावरफुल लॉबियों की खिदमत करता है, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं। तो मतलब साफ है कि अगर कांग्रेस ने, मतलब वहाँ की कांग्रेस ने, हमारी वाली नहीं, वहाँ की जो आप पार्लियामेंट समझिए, वहाँ ये बिल पास किया तो एलन मस्क अमेरिकी सियासत में एक नई पार्टी के साथ कूद सकते हैं। अभी दो मेन पार्टी हैं, रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेट्स, इनके अलावा भी हैं, लेकिन एलन मस्क जैसा इतना बड़ा आदमी, पैसे वाला, डॉलर वाला, कूद गया, जाहिर सी बात है उथल पुथल तो मच जाएगी अमेरिका की सियासत में। खैर, एलन मस्क ने तो धमकी दे दी, अब इधर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बारी थी। ट्रंप ने कभी अपने करीबी रहे अरबपति एलन मस्क पर फिर से तीर चलाए। इस बयान के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, एलन मस्क को जब अब तक इंसानी तारीख की सबसे बड़ी सरकारी सब्सिडी मिली है, मतलब वो एहसानों तले दबे हैं अमेरिका की हुकूमत के। अगर ये सब्सिडी ख़त्म कर दी जाए तो शायद उसे टेस्ला बंद करनी पड़े और वापस साउथ अफ्रीका लौटना पड़े, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। मामला क्या है? ट्रंप का ये हमला मस्क की तरफ से बिग ब्यूटीफुल बिल की मजम्मत के जवाब में आया, जो मैंने आपको बताया। मस्क ने बिल को पॉलिटिकल सुसाइड करार दिया और कहा कि ईवी यानी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और क्लीन एनर्जी सब्सिडी में कटौती तबाही साबित होगी। और ईवी के बादशाह माने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, एलन मस्क, यू नो वेरी वेल। तो ट्रंप ने एलन मस्क के बिजनेस पर तंज कसते हुए कहा कि ना कोई रॉकेट लॉन्च होगा, ना सैटेलाइट लॉन्च होगी, ना इलेक्ट्रिक गाड़ी बनेगी, और हमारा मुल्क अरबों डॉलर बचा लेगा। दोस्तों, ये दोनों लोग अमेरिका की सियासत और टेक्नोलॉजी के पावर हाउस हैं, लेकिन अब जंग खुलकर शुरू हो चुकी है। ट्रंप की कुर्सी पर मस्क की चोट पड़ी तो जवाबी हमला लाजमी था, आया भी। बिजनेस चौपट करने की बात कह दी डोनाल्ड ट्रंप ने, इशारा दिया। अब देखना यह है कि किसकी पावर भारी पड़ती है, कुर्सी की या दौलत की। बहुत बहुत शुक्रिया। हेडलाइन शो आप देख रहे थे। उम्मीद करता हूं कि शो पसंद आया होगा। खबरें भले ही आपके एतबार से अच्छी ना रही हों। सलामत रहिए, खुश रहिए।